इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम मेनली दो इफेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो हमारे बुक में मेंशन्ड है कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी ये दोनों केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। बट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेडॉक्स का कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि कभी भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी होगा। इट मींस कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शंस। तो याद रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये ऑक्सीडेशन से होने वाले फिनोमेनन तो हैं, बट आप कोरोजन एंड रेंसिडिटी को रेडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम कोरोजन टॉपिक को समझते हैं। कोरोजन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोरोजन टॉपिक हमें ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है चैप्टर 3 के अंदर। तो यहां पर हम मेनली कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेंगे कोरोजन के बारे में, बट फुल डिटेल्स में कोरोजन को यहां पर हम नहीं पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो समझते हैं कोरोजन क्या होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो कोरोजन को हम ऐसे समझ लेते हैं, सपोज कि ये एक मेटल है, तो मेटल का अगर आउटर सरफेस धीरे धीरे कुछ फैक्टर्स के कारण अगर खराब होने लगे, ठीक है, डिग्रेड करने लगे, टूटने लगे, बिखरने लगे, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का डेफिनेशन हम सीखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, और डिग्रेडेशन का मतलब है खराब होना, ऑफ मेटल सरफेस। याद रखिएगा कि कोरोजन मेटल के सरफेस पर होता है, यानी कि ये मेटल के अंदर वाले पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो कोरोजन एक स्लो डिग्रेडेशन है, मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना, मेटल के सरफेस का धीरे धीरे खराब होना। ड्यू टू किन के कारण ये खराब होता है? कुछ गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और भी हो सकते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब है वाटर, एसिड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। तो सिंपल सा मतलब ये निकल कर आया कि कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें मेटल का आउटर सरफेस धीरे धीरे खराब होता है, और खराब होता है कुछ फैक्टर्स के कारण, जैसे कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस, मॉइस्चर, एसिड्स, इन सारी चीजों के कारण मेटल का अगर आउटर सरफेस खराब हो रहा है समय के साथ, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, सो दैट इज कोरोजन। अब अगर हम कोरोजन को समझने की कोशिश करें कि कोरोजन का ये जो फेनोमेनन हो रहा है, कोरोजन तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, बट ये आखिर होता कैसे है, क्यों गैसेस के कारण ये जो मेटल्स हैं वो खराब होते हैं। तो चलिए अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर हम एक मेटल के पीस को कंसिडर कर ले, सपोज दिस इज अ मेटल, ठीक है, तो ये मेटल हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के, क्योंकि मेटल के आसपास गैसेस तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे ही। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हैं एटमॉस्फेयर के गैसेस, दीज आर एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब यहां पर मेन बात आपको समझनी होगी, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको थर्ड चैप्टर में भी हेल्प करेगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, इनका नेचर होता है नॉन मेटालिक, ये नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। और जितने भी नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, इस बात को आप याद रखिएगा कि नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, दे लाइक टू एक्सेप्ट यानी कि गेन, दे लाइक टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, दे लव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। कौन? नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस। जबकि इसकी दूसरी ओर क्या होता है कि जो मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे लाइक टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, गिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम का है, आप इसे याद रखिए कि मेटालिक सब्सटेंसेस जो है, जो मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं। जबकि जो नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये क्या करना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर ये देने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन्स, और ये लेने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कारण होगा क्या कि इन दोनों के बीच हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के कारण हो जाएगा यहां पर एक केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन का नतीजा ये होता है कि इस केमिकल रिएक्शन के कारण मेटल्स के ऊपर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, लेयर फॉर्म होता है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, और ये लेयर किस चीज का होगा? तो ये लेयर हो सकता है ऑक्साइड का, या फिर ये लेयर हो सकता है कार्बोनेट का, या फिर ये लेयर हो सकता है सल्फाइड का,
तो ये अलग अलग प्रकार का लेयर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हो सकता है ऑक्साइड का लेयर बन जाए, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि कार्बोनेट का लेयर बन जाए, सल्फर जैसे कुछ गैसेस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो सकता है। तो अलग अलग गैसेस के साथ अलग अलग मेटल्स जो है वो डिफरेंट टाइप का लेयर फॉर्म करेंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि सभी मेटल्स एक ही टाइप का लेयर फॉर्म करते हैं। तो ये बात हो गई कोरोजन की, कि कोरोजन आखिर हो इसलिए रहा है क्योंकि मेटल्स जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, और एटमॉस्फेरिक गैसेस का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, जबकि मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इनके बीच एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन के कारण मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब लेयर तो फॉर्म हो गया, लेयर फॉर्मेशन के कारण क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, जब ये लेयर फॉर्म हो जाएगा तो ये लेयर मेटल के सरफेस पर आकर चिपक जाएगा, ठीक है। और समय के साथ क्या होगा कि ये लेयर जो है वो समय के साथ मेटल के सरफेस से अलग होने लगता है। तो ये लेयर पहले मेटल के सरफेस पर फॉर्म हुआ, अब ये मेटल से टूटकर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा कि मेटल के ऊपर वाला लेयर तो गया, अब जो नया लेयर आएगा फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से ये गैसेस रिएक्ट करेंगे, फिर से मेटल के ऊपर लेयर फॉर्म होगा, फिर से वो लेयर गिरेगा। तो लेयर फॉर्म हो रहा है, लेयर गिर रहा है, धीरे धीरे करके ऐसा होते होते मेटल धीरे धीरे पतला होता जाएगा, मेटल खराब होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा मेटल ही वहां से गायब हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक जनरल सिनेरियो बताया, एक जनरल केस बताया कि कोरोजन किस तरीके से काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोरोजन का केवल यही प्रोसेस है, फुल प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आपको एक जनरल आइडिया दिया हूं कि किस तरीके से कोरोजन वर्क करता है और कैसे मेटल्स को ये खराब करता है, ठीक है। मेटल का लेयर, मेटल के ऊपर ये जो लेयर बनता है वो समय के साथ गिरता रहता है, नया लेयर फॉर्म होता रहता है और इस तरीके से मेटल्स खराब होते हैं। अब हम कुछ मेटल्स का स्पेसिफिक केस डिस्कस करते हैं कोरोजन को। तो अब हम कुछ मेटल के एग्जांपल से कोरोजन को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे सामने कोरोजन ऑफ आयरन, और ये एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन है जिसे कि हम सभी ने देखा है। कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, लोहे में जंग लगना, और ये चीज को होते हुए हम सभी लोगों ने जरूर देखा है। तो लोहा, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो लोहे के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, और इसी लेयर को हम कहते हैं रस्ट। तो ये जो लोहे के ऊपर लेयर बना उसे हम नाम देते हैं रस्ट, और इस रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। ये बात हम सभी लोगों ने जरूर देखा है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो लोहे के ऊपर जंग लग गया और जंग का जो नाम है वो इंग्लिश में हम उसे रस्ट कहते हैं, कलर है रेडिश ब्राउन। आइए हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। When iron objects remain exposed to moist air, यहां पर ध्यान देना है, moist air का मतलब है कि मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ एयर प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, वाटर एंड एयर दोनों चीजें प्रेजेंट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ अ फ्लेकी, फ्लेकी मतलब कुछ ऐसा जो कि सरफेस से अलग हो जाए, गिर जाए। फ्लेकी यानी कि कुछ पपड़ी जैसा जो कि अलग हो जाएगा। नॉन स्टिकी यानी कि ये चिपकता नहीं है, फ्लेकी सब्सटेंस है, कॉल्ड रस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर हम आयरन को लंबे समय तक के लिए बाहर एक्सपोज छोड़ दें, वहां पर पानी भी प्रेजेंट है, वहां पर एयर भी प्रेजेंट है, तो लोहे के ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, लोहे के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है जिसे कि हम जंग कहते हैं। और ये समय के साथ ये लेयर गिरता रहता है और फर्दर फिर न्यू लेयर बनता है, और फिर इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा लोहा ही वहां से गायब हो जाएगा क्योंकि वो लेयर्स के फॉर्म में बन बनकर गिर गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं देखा होगा। लोहे में जंग लगता हुआ हम लोगों ने, सभी लोगों ने जरूर देखा है। ओके, केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.XH2O। सबसे पहले X का ये मीनिंग है कि यहां पर फिक्स्ड नहीं है, X का क्या वैल्यू होगा ये हमें नहीं फिक्स था, इसलिए हम लोगों ने X रखा है वैल्यू को। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, हाइड्रेटेड बिकॉज वाटर यहां पर प्रेजेंट है। तो इसे हम केमिकली रस्ट कहते हैं, ये केमिकली रस्ट का फॉर्मूला है जहां पर X की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला कैसे बना, इसके पीछे का केमिकल रिएक्शन क्या है, इसे हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और वहां पर हम केमिकल रिएक्शन को भी देखेंगे कि कैसे रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और डिटेल्स में समझेंगे इसे यहां पर उस चैप्टर के अंदर। सो ये एक बेसिक आइडिया था रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम।
तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाता हूं और इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नीचे दिख जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में रस्ट लगेगा, मेन बात यह है कि आयरन का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रेलवेज के अंदर, ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, बहुत ज्यादा यूज है अलग अलग जगहों पर। तो धीरे धीरे अगर इन आयरन के ऑब्जेक्ट्स में जंग लगेगा तो हमें उन पार्ट्स को रिप्लेस करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में, गाड़ी बाइक के पार्ट्स में अगर ये जंग लग रहा है तो हमें उन पार्ट्स को रिप्लेस करना है। जितने बार भी हम रिप्लेस करेंगे उतने बार हमें मनी का वेस्टेज करना होगा, वहां पर पैसा बर्बाद होगा। तो ये एक सीरियस थ्रेट है, क्योंकि नेशन वाइड अगर आप देखो, बड़े स्केल पर देखो, तो लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और अगर हमें उसे रिप्लेस करना होगा कुछ समय बाद अगर उसे पेंटिंग या फिर रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आएगी ना, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है और ये पैसा नेशनल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने बात किया कोरोजन ऑफ आयरन का। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोजन कॉपर के केस में और सिल्वर के केस में। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोरोजन इन आयरन का एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखो, मेरे पास दो प्लायर्स हैं। ये वाला प्लायर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, जबकि ये वाला प्लायर आपको सिल्वर या फिर ग्रे कलर का दिख रहा होगा। तो ऐसा इसलिए है कि ये वाला प्लायर हो चुका है रस्टेड, इसमें लग चुका है जंग, जो कि है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इस वजह से इसका लस्टर जा चुका है, इसमें कोई शाइन नहीं बचा। जबकि ये नया है और इसमें जंग नहीं लगा, इसलिए ये आपको शाइनी दिख रहा होगा। सो ये था रस्टिंग इन आयरन का एक एग्जांपल। तो अब हम कॉपर और सिल्वर मेटल के एग्जांपल से कोरोजन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस है कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर के कोरोजन को हम टार्निशिंग भी कह सकते हैं, और टार्निशिंग वर्ड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब मेटल्स का कोरोजन हो जाता है और मेटल्स अपना शाइन लूज कर देते हैं, यानी कि अपना लस्टर लूज कर देते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मेटल्स का टार्निशिंग हो चुका है। टार्निशिंग में जरूरी नहीं है कि केवल कॉपर मेटल ही शामिल हो। कॉपर के अलावा हम एल्यूमिनियम का भी टार्निशिंग कहते हैं, मैग्नीशियम मेटल का भी टार्निशिंग होता है, सिल्वर का भी टार्निशिंग होता है। इवन अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि आयरन मेटल का भी टार्निशिंग हो रहा है। बट आयरन के लिए जो ज्यादा एक्सेप्टेड टर्म है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। टार्निशिंग ऑफ आयरन का भी यही मतलब होगा कि आयरन का कोरोजन हो रहा है, बट टार्निशिंग ऑफ आयरन हम जनरली नहीं कहते हैं, हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ओके। तो नेम ऑफ द लेयर इस केस में क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसे आप अगर चाहो तो याद कर सकते हो कि कॉपर के केस में जब कॉपर का कोरोजन होता है तो जो लेयर फॉर्म होती है कॉपर के ऊपर, सपोज कि ये कॉपर मेटल है, तो इसके ऊपर ये जो लेयर बना ना, इस लेयर का हम एक नाम देते हैं, दैट इज पैटिना, PATINA। ठीक है, इस लेयर का नाम दिया गया है, ये जो लेयर फॉर्म हुआ पैटिना। और कलर क्या होता है इस लेयर का, कॉपर के ऊपर जो ये लेयर फॉर्म होता है कोरोजन के बाद, इसका कलर होता है ग्रीन। तो याद रखिएगा कि आयरन के केस में ये कलर था रेडिश ब्राउन कलर का, जंग जो था वो रेडिश ब्राउन कलर का, जबकि कॉपर के केस में ये जो कलर होता है कोरोजन के बाद वो होता है ग्रीन कलर का। Copper metal loses its shine due to corrosion and acquires a green coating of basic copper carbonate। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। ये क्या है कि कॉपर के कोरोजन के बाद कॉपर के ऊपर ये जो लेयर फॉर्म हुआ, इस लेयर का ये फॉर्मूला है, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये किस कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। तो ये कोरोजन के बाद जो फॉर्म हुआ कंपाउंड कॉपर मेटल के ऊपर, उसका ये फॉर्मूला है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हो, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, अब इस केस में क्या होता है कॉपर के केस में कि ये जो लेयर फॉर्म हुआ, दिस लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर कोरोजन, ये लेयर आयरन वाले लेयर के केस से डिफरेंट है। आयरन के केस में क्या होता था कि ये जो कोरोजन के बाद लेयर बनता था, जो जंग लगती थी आयरन के ऊपर, वो धीरे धीरे पील ऑफ होता रहता था, वो नॉन स्टिकी होता था, वो गिरता रहता था समय के साथ। जबकि कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता। कॉपर के केस में ये जो लेयर फॉर्म हुआ कोरोजन के बाद, वो स्टिक कर जाता है, यानी कि चिपक जाता है उसके सरफेस पे ही। ठीक है, इससे कॉपर को बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि कॉपर का अपर लेयर तो खराब हो गया, बट वो लेयर अब चिपक जाएगा कॉपर के ऊपर, और ये अंदर के लेयर्स को, अंदर जो भी कॉपर है उसे अब प्रोटेक्ट करेगा। जो अपर वाला लेयर था जिसके ऊपर कोरोजन हो गया, वो लेयर अब एक प्रोटेक्शन की तरह वर्क करेगा, अंदर वाले लेयर्स को बचाएगा, जिससे कॉपर लंबे समय तक प्रोटेक्शन में रह पाएगा। ठीक है, नोट में ये पॉइंट लिखा है, द लेयर ऑफ पैटिना, जो कोरोजन के बाद जो लेयर फॉर्म हुआ, स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ कॉपर एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। वो जो लेयर फॉर्म होता है कॉपर के केस में, वो लेयर इस बार चिपक जाती है कॉपर के मेटल के सरफेस पर, और जिससे ये होता है कि कॉपर का जो अंदर वाला मेटल होता है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। आयरन के केस में बिल्कुल उल्टा था।
आयरन के केस में ये जो लेयर थी वो नॉन स्टिकी थी, तो वो गिरता रहता है लेयर पपड़ी बन बनकर, जिससे आयरन मेटल लगातार कोरोड होता रहता है और वो खराब हो जाता है। तो ये डिफरेंस था दोनों के कोरोजन में। अगला केस है कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के कोरोजन को भी टार्निशिंग हम कह सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और इस केस में भी जो नेम देते हैं हम लेयर को, वो नेम है पैटिना। तो पैटिना, ये जो टर्म है ना पैटिना, ये भी कई जगह पर यूज होता है। आप देख रहे हो कि कॉपर के साथ भी ये जो लेयर फॉर्म हुआ उसे पैटिना नाम दिया गया। सिल्वर के केस में भी इससे पैटिना कहते हैं। इवन ब्रास और ब्रॉन्ज जैसे जो एलॉयज हैं, उनके केस में भी ये टर्म आपको सुनने को मिल जाएगा, और कई और जगहों पर भी इस टर्म का यूज किया जाता है पैटिना, ठीक है। कि ये जो लेयर बना उस लेयर को पैटिना कहते हैं, कोरोजन के बाद वाले लेयर को। बहुत जगहों पर इस टर्म का यूज किया गया है। तो आयरन में जो टर्म आपने सुना रस्टिंग या फिर रस्ट, वो केवल और केवल आयरन के लिए यूज किया जाता है। किसी भी अदर मेटल में हम रस्टिंग नहीं कह सकते, रस्ट नहीं कह सकते। जबकि ये जो टर्म्स है टार्निशिंग, पैटिना, इनको कई मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। ओके, कलर क्या होता है सिल्वर मेटल के ऊपर जब कोरोजन होता है, तो कोरोजन के बाद सिल्वर मेटल का कलर, जो आउटर सरफेस का कलर है, वो ब्लैक होने लगता है। तो सिल्वर का जब कोरोजन होगा, तो कोरोजन के बाद सिल्वर मेटल का आउटर सरफेस आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। तो कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर कंटेनिंग गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर वैसे गैसेस के साथ रिएक्ट करता है जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, इन द एयर एंड फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो कॉपर के ऊपर वो जो लेयर फॉर्म हुई ना, उसका फॉर्मूला है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ये ध्यान में रखना है आपको। जिस तरीके से कॉपर के ऊपर फॉर्म हुआ कॉपर कार्बोनेट, उस तरीके से सिल्वर के ऊपर वो जो ब्लैक लेयर फॉर्म होता है, सिल्वर मेटल के ऊपर जो लेयर बनेगा उसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, और इस लेयर का कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो ये था कोरोजन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना था। कोरोजन टॉपिक को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 3 विच इज इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिलहाल अब हम रेंसिडिटी टॉपिक को कवर करते हैं। आइए अब समझते हैं रेंसिडिटी को। तो रेंसिडिटी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वैसे फूड आइटम्स जिनके अंदर प्रेजेंट होता है ऑयल या फिर फैट, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर वो खराब हो जाते हैं। खराब होने का ये मतलब है कि उनके अंदर का जो टेस्ट है वो चला जाता है, और उनका जो स्मेल है वो भी खराब हो जाता है। आइए डेफिनेशन को रीड करते हैं। फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल और फैट डेवलप बैड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट खराब हो गया, एंड ओडोर, ओडोर का मतलब है स्मेल, ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इन एयर, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो सिंपल सा मतलब है वैसे फूड आइटम्स जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, चिप्स, जिनके अंदर भी ऑयल प्रेजेंट है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर आप उसे लंबे समय तक के लिए एयर में ओपन छोड़ दोगे। आपने देखा भी होगा कि अगर आप चिप्स के पैकेट को ओपन छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है, इवन स्मेल भी चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ये क्यों हुआ? ये हुआ ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि रेंसिडिटी प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्चुअल में जो फूड आइटम्स है जहां पर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होते हैं, तो इनके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ऑयल एंड फैट्स के साथ, तो इनके अंदर के बॉन्ड को ऑक्सीजन ब्रेक करता है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो नए कंपाउंड्स बनते हैं, उन नए कंपाउंड्स के बनने के कारण ही यहां पर डेवलप होता है बुरा स्मेल या फिर बुरा टेस्ट, आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो नए बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के कारण होता है, और ये नया बॉन्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीडेशन के कारण जो पुराना बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस के रीजन को हमें फिलहाल नहीं समझना है, हम डिस्कस करेंगे यहां पर सम मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम रेंसिडिटी को या तो रोक दे या फिर उसे स्लो डाउन कर दे, यानी कि धीरे कर दे। तो एक एक करके हम मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मतलब है? आपने एंटीवायरस सुना होगा। तो वायरस को रोकने के लिए हम कंप्यूटर या पीसीज के अंदर यूज करते हैं एंटीवायरस को, जो कि वायरस को रोकने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं फूड आइटम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो ऑक्सीजन को रोकने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ एग्जांपल है विटामिन सी, विटामिन ए, बीएचए, बीएचटी, ठीक है। बीएचए का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ये इसका फुल फॉर्म है। ए का मतलब है एनिजोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। और जहां पर BHT है तो टी का मतलब है यहां पर टोलिन।
ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है, इसके आगे आप ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ऐड कर लोगे। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर दिया जाता है फूड आइटम्स के अंदर, जहां पर भी हमें ऑक्सीजन को रोकना होता है, ऑक्सीडेशन को रोकना होता है, वहां पर हम इन केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जबकि ये दोनों सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का सिंपल सा काम है कि ये इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट यानी कि रोकेंगे या फिर स्लो डाउन कर देंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पर नहीं लिखा है, आप मीनिंग को समझ के खुद से स्टेटमेंट यहां पर फॉर्म कर लीजिएगा। ओके, सेकंड मेथड देखते हैं, वैक्यूम पैकिंग। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है, वैक्यूम पैकिंग। कुछ फूड आइटम्स जैसे कि जनरली आप देखोगे कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जो जल्दी टूट नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वैसे फूड आइटम्स को हम वैक्यूम पैक्ड कर देते हैं। वैक्यूम पैकिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब उन्हें पैकेट्स में भरा जाता है तो पैकेट से पूरे एयर को सक आउट कर लिया जाता है, पूरे एयर को निकाल दिया जाता है, और जब पैकेट के अंदर एयर ही नहीं रहेगा तो फूड आइटम्स खराब नहीं होंगे। तो बहुत सारे फूड आइटम्स को वैक्यूम पैक करके भी बचाया जाता है ऑक्सीडेशन से। अगला मेथड है फिलिंग नाइट्रोजन गैस। अब कुछ फूड आइटम्स जैसे कि जनरली चिप्स के केस में ऐसा देखा जाता है कि चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस के भरने से ये फायदा है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि नॉन रिएक्टिव गैस है। तो नाइट्रोजन के कारण कुछ दिक्कत नहीं आएगी, और नाइट्रोजन को जब हम लोगों ने फिल कर दिया तो ऑक्सीजन उस पैकेट में नहीं रहा, तो ऑक्सीडेशन इस तरीके से रोका जाता है। ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव। अगला मेथड है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम्स को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रखकर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी उस कारण से स्लो डाउन हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से मेथड्स थे जिनका यूज करके हम अपने फूड आइटम्स को रेंसिडिटी प्रोसेस से बचाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर एंड होता है। ये था इस टॉपिक का, इस लेक्चर का एंड। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।